नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन सीरीज का अगला लेक्चर लेके आ रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस ही करा रहे हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो थियरी है वो भी उस समय हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपको आना चाहिए। तो सिर्फ क्वेश्चन सीरीज हम करा रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, मतलब थियरी स्टार्ट करेंगे, वो भी अलग से कराएंगे। अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की थ्योरी हो रही है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की थ्योरी आप बराबर कर रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। एकदम से हम लो लेवल से लेके हाई लेवल की चीज तक आपको डिटेल में हमने कराया है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी क्वेश्चन सीरीज अब चलेगा, पैरेलल में ही चलेगा। ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये हर एक एग्जामिनेशन के लिए, चाहे इसरो हो, चाहे बार्क हो, चाहे डीआरडीओ हो, और चाहे आपका एसएससी जेई हो या फिर आपका गेट एग्जामिनेशन हो। हर एक एग्जाम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम सिर्फ क्वेश्चन सीरीज अभी करा पा रहे हैं क्योंकि एग्जाम सारे नजदीक है। ढेर सारे एग्जाम्स हैं, हर कोई फॉर्म भरा हुआ है। एग्जाम आपको इस सितंबर अक्टूबर में ही दे देना है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कराए हैं आपको। हमने थ्योरी ऑफ मशीन में फर्स्ट चैप्टर का खूब ढेर सारा क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चंस कराया है। उसको अगर आप बहुत शानदार तरीके से देख ले, समझ ले, उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। गियर टर्मिनोलॉजी हमने आपको कराई, कैम टर्मिनोलॉजी कराया। अब ये थ्योरी ऑफ मशीन्स भी पैरेलल में चलेगा। सारे सब्जेक्ट चल रहे होंगे, लेकिन आप पर भी हम ओवरलोड नहीं देना चाह रहे हैं। सिर्फ उतना ही कराएं जितना आप कर सके। तो डेली हम सुबह 7:30 बजे आपसे रूबरू होते हैं। 7:30 बजे आप सब लोग लेक्चर देखें, सुबह ही देखें, एक रूटीन बना कर देखें। शेड्यूलिंग रहेगा, आपको भी मजा आएगा। कोई और काम हो कह दो नहीं, हम अभी पढ़ाई करेंगे, पहले 7:30 बजे का लेक्चर देखेंगे, फिर कोई काम करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी बनेगी, आपके पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी और सारी चीजें होंगी जिनमें बदलाव आएगा। सिलेक्शन होगा तो बहुत बड़ा बदलाव होगा, ठीक है। तो खैर आप सब लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मैक्सिमम स्टूडेंट तक इन सारे लेक्चर्स को फैलाइए। सिखाने का पर्पज है हर कोई सीखे, सबको सीखने का अधिकार है। तो आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। जितने बच्चों तक पहुंच पाएगा, हर कोई कुछ ना कुछ सीखेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। सारे वीडियोज फ्री हैं, कहीं कोई पेड कोर्स हम नहीं चला रहे हैं। जितने भी लेक्चर आपके होंगे सुबह 7:30 बजे होंगे। आप देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन सीरीज के अगले पड़ाव पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक माना जाता है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ही है, इसी के क्वेश्चंस चल रहे हैं। 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, चौथा लेक्चर हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी करेंगे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। पढ़िएगा, अ रॉड ऑफ लेंथ L, कोई एक रॉड है, रॉड बोला तो सर्कुलर आप समझा करिए जनरली। तो रॉड क्या है, रॉड ऑफ लेंथ L, डायमीटर D, डायमीटर इसका क्या है D, इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड P। इस पर हमने क्या लगाया, एक टेंसाइल लोड P लगाया। कोई एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, डायमीटर D है, और इस पर टेंसाइल लोड क्या लग रहा है, P लग रहा है। इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड, लोड क्या है P। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट, निम्नलिखित में से कौन सफिशिएंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, सफिशिएंट टू कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज इन डायमीटर। हमें क्या चाहिए, चेंज इन डायमीटर चाहिए। इस चेंज इन डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी आपको सफिशिएंट चीजें पता होनी चाहिए। ध्यान रखिए, अगर हम चेंज इन लेंथ निकालें तो चेंज इन लेंथ होगा डेल्टा L। अब ये एक्सियल मेंबर है, क्रॉस सेक्शन हर जगह फिक्स है, तो हम लगा सकते हैं PL/AE। अब इसका डेरिवेशन नहीं कराएंगे बार बार, वही स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और उसी से आ जाता है PL/AE। तो चेंज इन लेंथ नहीं पूछा गया। अगर चेंज इन लेंथ पूछा जाए तो P पता है, L पता है, A पता है, सिर्फ E से काम चल जाएगा।
ये ध्यान रखिए, यही यहां पर रिजल्टिंग चेंज इन लेंथ पूछता, आंसर हो जाता एंग्स मॉडुलस। और बता दो, क्योंकि ये तीनों चीज तो आप बता चुके हो, ए मतलब डायमीटर पता है, तो अगर चेंज इन लेंथ पूछता, यहीं से ट्विस्ट है, यही बातें यहीं पर ट्विस्ट है कि चेंज इन डायमीटर पूछा है, और चेंज इन डायमीटर के लिए तो चेंज इन डायमीटर अपान डायमीटर और चेंज इन लेंथ अपान लेंथ का निगेटिव ही आपका पॉइसन रेशियो होता है। पॉइसन रेशियो क्या होगा? निगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये क्या है? लेटरल स्ट्रेन, लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमेंशन में चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहां पे लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है? डायमीटर। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और निगेटिव इसलिए कि जनरली लेंथ बढ़ने पर डायमीटर घटता है जनरली, तो माइनस पहले से ले लेंगे तो पॉइसन रेशियो पॉजिटिव आएगा। बात समझ? तो ये होता, हमें क्या चाहिए तो हम निकाल लेंगे, सिर्फ ई बता दो। लेकिन जब हमें डायमीटर चाहिए होगा, चेंज इन डायमीटर चाहिए होगा, जब चेंज इन डायमीटर चाहिए होगा तो हमें ई और म्यू चाहिए, ई भी चाहिए। ई से हम डेल्टा एल अपान एल निकालेंगे और न्यू पता करके हम डेल्टा डी निकाल लेंगे। तो जब भी हमें चेंज इन डायमीटर चाहिए, इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है, चेंज इन डायमीटर के लिए आपने कहा कि ई बताओ और न्यू बताओ। अब किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ई और जी बताएंगे, ई एंड जी। अरे भैया ई और जी बताओगे तो हम न्यू निकाल लेंगे यार, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है? 2g 1 प्लस न्यू। तो अगर ई और जी मालूम होगा, न्यू हम निकाल लेंगे। हमें बेसिक चाहिए था ये। अब सिर्फ देखिए, ध्यान देखिए, टू सफिशिएंट टू कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज इन डायमीटर, एंग्स मॉडुलस, ओनली एंग्स मॉडुलस से काम चल जाएगा? नहीं, वो सिर्फ अगर ओनली क्या होता, चेंज इन लेंथ होता तो एंग्स मॉडुलस से काम चल जाता। शियर मॉडुलस नहीं, सिर्फ शियर मॉडुलस से भी नहीं, सिर्फ पॉइसन रेशियो, सिर्फ पॉइसन रेशियो में क्या होगा? बोथ एंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस, बोथ एंग्स। ऐसे एक्चुअल में चाहिए क्या चाहिए? एंग्स मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो चाहिए भाई। लेकिन अगर हमें एंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस दिया हो तो पॉइसन रेशियो हम आसानी से कर सकते हो। तो यहां पे चेंज इन डायमीटर के लिए क्या चाहिए? बोथ एंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस, बोथ एंग्स मॉडुलस एंड शियर। अगर यही इसी क्वेश्चन में चेंज इन लेंथ होता तो ओनली एंग्स मॉडुलस, ओनली एंग्स मॉडुलस से काम चल जाता। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई, फॉलोइंग निम्नलिखित कथन को हम कंसीडर करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने की इच्छा पढ़ेंगे। थर्मल स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड, थर्मल स्ट्रेस तापीय जो स्ट्रेस है इज इंड्यूस्ड इन कंपोनेंट इन जनरल। तो थर्मल स्ट्रेस कब आता है किसी भी मेंबर में? थर्मल स्ट्रेस आता कब है? ऐसे किसी को पकड़े रहो थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा क्या? किसी एक को पकड़े रहो थर्मल स्ट्रेस आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। ऐसे हम ही खड़े हैं टॉप में। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो स्ट्रेस आ सकता है, आएगा ऐसा हम नहीं कह रहे, आएगा ऐसा हम नहीं कह रहे, आ सकता है। तो पहली प्राइमरी रिक्वायरमेंट है चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए। प्राइमरी थर्मल स्ट्रेस के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशन तो होना ही चाहिए, और वेरिएशन हो तब भी आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर फ्री एक्सपेंशन हो सकता है या फ्री कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, टेम्परेचर बदलने पर भी स्ट्रेस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम एसी के रूम में है, चल रहा है एसी, बाहर जितनी भी टेम्परेचर चेंज हो, कुछ फर्क पड़े, कोई स्ट्रेस आएगा क्या? स्ट्रेस आने के लिए पहला तो ठीक है कि टेम्परेचर चेंज चाहिए, पर टेम्परेचर चेंज होने से स्ट्रेस आ जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बेसिक चीज कि चेंज इन टेम्परेचर चाहिए। अब चेंज इन टेम्परेचर के साथ साथ ये मेंबर कि भैया आपको धूप में ही खड़े रहना है, एसी में नहीं भाग जाना है, धूप में टेम्परेचर भी बदले और धूप में खड़े रहना, मतलब ये मेंबर्स इन्हीं दोनों के बीच में बंधे रहें। तो या तो टेम्परेचर कम करोगे तो ये सिकुड़ना चाहेंगे, नहीं हो पाएंगे,
टेम्परेचर बढ़ाओगे, फैलना चाहेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब हम कंस्ट्रेंट्स दे देते हैं, रिस्ट्रेंट्स देते हैं, फ्री एक्सपेंशन नहीं अलाउ करते हैं, फ्री कॉन्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन यही आ जाता है, बड़ा मतलब पठान क्वेश्चन है, खैर चलते हैं, करते हैं, अभी उस पर भी बात करते हैं। तो थर्मल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन अ कंपोनेंट इन जनरल व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर चेंज, यहां पर ग्रेडियंट की जगह क्या हो, टेम्परेचर चेंज एग्जिस्ट इन द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में टेम्परेचर चेंज, वहां पर देखिए ग्रेडियंट जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो लेंथ के सापेक्ष होता है। जब भी जैसे हम आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब du अपॉन dx। x क्या है, कोई एक डायमेंशन, कोई एक दूरी है। वेलोसिटी ग्रेडियंट तो दूरी के सापेक्ष, जैसे से आप दूर अपना स्थान बदल रहे हैं, आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसे अगर हम बोले dt अपॉन dx, तो dt अपॉन dx जो है ये आपका क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये क्या है, x के सापेक्ष टेम्परेचर में चेंज, तो ये क्या कहलाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। यह आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाएगा। ऐसे तो यहां पे चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, ग्रेडियंट नहीं। तो अ टेम्परेचर चेंज एग्जिस्ट इन द कंपोनेंट। चेंज आप यहां ग्रेडियंट का, यहां सिंपल, खैर ग्रेडियंट यही होता है कि x मतलब डायमेंशन के साथ किसी भी चीज में परिवर्तन, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज एग्जिस्ट इन द कंपोनेंट, हाँ भाई ये तो चाहिए। द कंपोनेंट इज फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रेंट्स। इसका क्या मतलब है कि कंपोनेंट किसी भी रुकावट से फ्री हो। कोई भी कंपोनेंट अगर किसी रुकावट से फ्री होगा तो क्या उसमें थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे, अगर ये फ्री होगा, जैसे ये होता, इसमें कोई थर्मल स्ट्रेस आएगा नहीं, इसमें कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, आगे बढ़ जाएगा, ये फ्री कर जाएगा, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, बात समझ। तो इसमें थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा, तो पहला तो चाहिए, यहां ग्रेडियंट की जगह क्या, द चेंज, ठीक है। अ टेम्परेचर चेंज एग्जिस्ट इन द कंपोनेंट, ठीक है। द कंपोनेंट इज फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रेंट, नहीं तो थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। इट इज रिस्ट्रेंट टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली। इट इज रिस्ट्रेंट का मतलब रुकावट, बाधा, तो इट इज रुका हो, रोका गया हो, टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली, क्या कहते हैं, फ्रीली एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इसको रोका गया हो, उस सिचुएशन में भी थर्मल स्ट्रेस आएगा। तो ये दोनों नेसेसरी कंडीशंस हैं। टेम्परेचर चेंज भी होना चाहिए और उसमें रुकावट भी होना चाहिए कि आप आसानी से फैल और सिकुड़ नहीं सकते। तो अब ऐसे अगर क्वेश्चन, तो आप समझ गए 1 and 3, 1 and 3 कहां है, यहां पे 1 and 3 बेटर ऑप्शन होना चाहिए। खैर टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया हुआ है तो ग्रेडियंट चेंज ज्यादा बेटर था। 1 and 3, ठीक है, 1 and 3। तो टेम्परेचर ऐसा नहीं, थर्मल स्ट्रेसेस अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो भी नहीं होगा। अगर हम इसको मेंबर को रिस्ट्रेंट कर रखे हैं, ऐसे रोके हुए हैं, तो कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट ही नहीं, कोई टेम्परेचर चेंज ही नहीं है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो तो इसका मन क्यों करेगा बढ़ने या घटने, तब भी कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो सिर्फ 3 एलोन से भी काम नहीं चलेगा, टेम्परेचर चेंज भी चाहिए। कि किस तरह के बीम में थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, तो अगर पहला ऑप्शन कैंटिलीवर बीम है, अगर आपका कैंटिलीवर बीम है, क्या इसमें थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे कैंटिलीवर बीम में? तो सर कैंटिलीवर बीम में थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर हम हीट करेंगे ये मेंबर एक्सपैंड कर जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। बात समझ। ऐसे अगर कोई कहे कि फिक्स्ड बीम में बताइए, तो फिक्स्ड बीम का बोथ एंड क्या होता है, बोथ एंड फिक्स होता है। बोथ एंड अगर आपका फिक्स हो तो ये क्या कहलाएगा, फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम में थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे, कैंटिलीवर में नहीं आएंगे, फिक्स्ड में आएंगे। अगर ये आपका है ओवरहैंगिंग बीम,
तो ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है कि एक तरफ पिन सपोर्ट है और ये हैंग कर रहा है। जब आप इसको हीट करेंगे ये इधर रोलर की तरफ इधर की तरफ एक्सपेंड कर जाएगा। यहां रोलर सपोर्ट है, ये एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन के लिए फ्री है, तो इसमें इधर की तरफ भी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे कुछ रिलेशनशिप आपको याद ही रखने पड़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? द रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच संबंध, यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच का रिलेशनशिप संबंध पूछा गया है। केवल दो याद रखिए, सब याद नहीं कर पाओगे भैया, तो दो केवल याद रखिए। E इक्वल टू 2G1 प्लस न्यू। जब 2 होगा ध्यान रखिएगा, जब आपका 2 होगा उस समय प्लस रहेगा, तो E इक्वल टू 2G1 प्लस न्यू। कुल मिला के जैसे आप याद कर पाए। और 3K1 माइनस 2 म्यू, ये क्या होता है? 3K1 माइनस 2 म्यू, याद रहेगा ना। तो इसमें क्या क्या कौन कौन क्या क्या ये भी एक बार ध्यान रखिए। तो E को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस, E को हम क्या कहते हैं? यंग्स मॉडुलस। इसी को हम सब लोग यंग्स मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं। चलिए यंग्स मॉडुलस हो गया, इसके बाद आपका क्या होगा? जी को क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसी को हम शियर मॉडुलस भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? शियर मॉडुलस। जी आपका शियर मॉडुलस। अब देखिए यंग्स मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, इसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। अगर आपसे सिर्फ कहा जाए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो आप ई समझेंगे। जी का मान क्या? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। और के क्या है? के आपका है बल्क मॉडुलस। बल्क मींस वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम में चेंज को ये रिप्रेजेंट। तो बल्क मॉडुलस इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर -1/- के। खैर तो ये क्या है? बल्क मॉडुलस। इस पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे यार, प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में करने। खैर अभी तो याद कर लीजिए। तो ई क्या है? यंग्स मॉडुलस। जी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। के क्या है? बल्क मॉडुलस। और न्यू क्या है? पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो। अब ध्यान रखिएगा, पॉइसन रेशियो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नहीं होता, ये ध्यान रखिए। माइनस टाइम्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, माइनस टाइम्स। पहले से एक बार माइनस ले चुके हो तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये पॉइसन रेशियो है। अब ये इन सब में रिलेशन होता है। E इक्वल टू 2G1 प्लस न्यू, E इक्वल टू 3K1 माइनस न्यू। पूछा क्या गया? E और K में यंग्स मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस, द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। एंड पॉइसन रेशियो क्या होगा? E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू। 3K1 माइनस 2 म्यू। म्यू ध्यान रखिए, पॉइसन रेशियो को न्यू से दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं, या 1/m से भी दिखाते हैं। कई जगहों बुक में आप आएंगे 1/m। तो 1/m क्या है? इनवर्स ऑफ पॉइसन रेशियो। 1/m बोल दिए ना, तो m अगर पूछा है तो m क्या है? इनवर्स ऑफ पॉइसन रेशियो। खैर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू। अगला क्वेश्चन, Which one of the following, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत डाउट में रहता है, दिमाग ही खराब रहता है सबका। तो which one of the following is correct in respect of Poisson ratio? इस निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉइसन रेशियो लिमिट्स फॉर एन आइसो, बहुत बात यहीं से सब कुछ गड़बड़ा गया मामला है, यहीं से सब लोग गड़बड़ कर देते। तो क्या है? फॉर एन आइसोट्रॉपिक इलास्टिक सॉलिड। ये ऐसे नहीं पूछा गया है कि रेंज ऑफ पॉइसन रेशियो, ऐसा नहीं पूछा गया। पूछा गया आइसोट्रॉपिक इलास्टिक सॉलिड के लिए पॉइसन रेशियो का रेंज बताइए। आइसोट्रॉपिक इलास्टिक सॉलिड। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या है? आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? सेम प्रॉपर्टीज
इन ऑल डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस एट अ पॉइंट। ध्यान रखिए, दूसरे पॉइंट पर कुछ और हो सकता है। जैसे कोई एक मेंबर है तो इसका एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमने इधर उधर उधर इधर चारों तरफ डायरेक्शन में देखा, हमें एक ही जैसी प्रॉपर्टी दिखी। हर तरफ यंग्स मॉडुलस वही है, हर तरफ शियर मॉडुलस वही है, सब कुछ आपको प्रॉपर्टीज क्या दिखी, सेम दिखी। दूसरे पॉइंट पर गए वही दिखे जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी दिखे वो चारों तरफ क्या दिखे, सेम दिखे। हाँ, अगर वही दूसरी जगहों पर भी दिखे, जैसे ई डैश, तो आइसोट्रॉपिक ये नहीं कहता कि हर एक पॉइंट पर प्रॉपर्टीज सेम हो, ये नहीं कहता। आइसोट्रॉपिक ये कहता है किसी जो भी पॉइंट आप देखें उस पॉइंट पर चारों तरफ प्रॉपर्टीज सेम है। हाँ, होमोजीनियस ये कहता है कि हर एक पॉइंट पर किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, अगर भाई इस पॉइंट पर खड़े होके दाहिने देखे, इस पॉइंट पर भी खड़े होके दाहिनी तरफ देखे, तो प्रॉपर्टीज सेम, वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब हुआ कि हर एक पॉइंट पर स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम। अगर मान लीजिए कि यहां पर दाहिनी तरफ कुछ है तो वहां पर इस पर भी दाहिनी तरफ वही हो, बाईं तरफ कुछ और हो, ऊपर कुछ और हो, उससे नहीं मतलब है। लेकिन हाँ, इसका अगर दाहिनी तरफ जो है वही इधर हो, ऊपर इसका जो है वही इस पर भी हो, मतलब क्या है, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर प्रॉपर्टी सेम हो, होमोजीनियस। किसी एक पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो, आइसोट्रॉपिक। अब अगर आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस दोनों बोल दे रहे हैं, मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पर भी प्रॉपर्टीज सेम है और सभी डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टीज सेम है। जब कभी वैसे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के मेन एजेंशन होता है कि जब आपसे कहा जाए कि होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मेटेरियल, सिर्फ होमोजीनियस बोल रहे हैं, तो वो ये केवल बताता है कि भैया अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सबको देखोगे हर कोई एक बात ही बताएगा, दूसरे डायरेक्शन में देखोगे बस हमारा कहने का इतना मतलब कि दूसरे डायरेक्शन में भी हर कोई एक ही जैसा प्रॉपर्टीज बताएगा। अब ये जरूर हम नहीं कह रहे हैं, होमोजीनियस ये नहीं कह रहा है कि जो दूसरे डायरेक्शन में होगा वही तीसरे डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं। वो केवल ये कह रहा है कि दूसरे डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और आइसोट्रॉपिक कह रहा है कि हर किसी एक पॉइंट पर चारों तरफ प्रॉपर्टीज सेम होंगी, चारों डायरेक्शन में सेम होंगी। अगले पॉइंट पर क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन अगले पॉइंट पर भी चारों तरफ प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन अब हमने क्या बोला, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक। अगर होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक बोल दिया तब हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होगी, हर एक पॉइंट पर सेम होगी, क्योंकि दोनों बातें आ गई। तो ये एजेंशन मेन एजेंशन है। जब भी आप कोई भी एजेंशन, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक कॉमन एजेंशन है कि लोडिंग आर इन विद इन इलास्टिक लिमिट, जो भी लोडिंग है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। और दूसरा, मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। बात समझ में आ रही, ठीक है। इवन एक ग्रेन आपका आइसोट्रॉपिक नहीं होता, ग्रेन में भी जो आपके कॉलमनर ग्रेन्स देखेंगे ना, ग्रेन्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो एक ग्रेन, जब कभी आप मेटेरियल साइंस पढ़ेंगे तो ग्रेन से मिलकर आपका मेटेरियल बना, तो एक ग्रेन आपका टेढ़ा मेढ़ा उसमें अरेंजमेंट रहता है मॉलिक्यूल्स का, वो आइसोट्रॉपिक नहीं होता, तो पूरा मेटेरियल कैसे आइसोट्रॉपिक हो सकता है। खैर, ढेर सारे ग्रेन्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि बट किसी भी डायरेक्शन में आपको प्रॉपर्टी सेम मिल सकती, ठीक है। जो ये सब आइडियल बातें हैं, खैर चलिए। तो सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट, तो किसके लिए पूछा गया है, जनरल पूछा गया क्या। जनरल अगर न्यू का मान देखें, जनरल तो ये जनरल आपका है, एक्चुअल में पॉजिटिव होता है, एक्चुअल में पॉइसन रेशियो इन जनरल पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। तो पॉइसन रेशियो का इन जनरल जो रेंज होता है वो 0 to 1/2 होता है, ये जनरल वैल्यू। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिफिशियल मटेरियल बनाए, ऑब्जेक्टिव मटेरियल जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, और किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव मटेरियल।
ऑब्जेक्टिव मटेरियल जो होते हैं इनका पॉइसन रेशियो निगेटिव होता है। ऑब्जेक्टिव मटेरियल का पॉइसन रेशियो निगेटिव होता है। तो कुछ आर्टिफिशियल ऐसे मटेरियल हैं कि लेंथ बढ़ाओगे डायमीटर भी बढ़ जाएगा। तो फिजिकली आप सोचिए कि एक्चुअल में जब लेंथ बढ़ाते, जब लेंथ को खींचते तो डायमीटर कम होता है, लेकिन ऐसे कुछ मटेरियल की लेंथ बढ़ाओगे डायमीटर भी बढ़ेगा, उनका पॉइसन रेशियो निगेटिव होगा। बात समझ में? तो ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स के पॉइसन रेशियो निगेटिव। पर ये पूछा किसके लिए गया है? तो पूछा गया आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड। और जनरली आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड का मतलब आपके दिमाग में स्टील्स आ जाए, और स्टील्स के लिए क्या होगी प्रॉपर्टीज? स्टील्स के लिए क्या होगी प्रॉपर्टी? 1/4 to 1/3, 0.25 से, यही आप देखेंगे तो ये 0.25 से 0.33 के बीच में, 0.25 से 0.33 के बीच में बात सही। तो स्टील्स के लिए यहां पर यही सही है। कॉर्क के लिए पॉइसन रेशियो 0 होता है, लंबाई बढ़ाओगे डायमीटर में कोई चेंज नहीं होगा। कॉर्क के लिए पॉइसन रेशियो 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉर्क इसलिए जो बॉटल होती है उसके ढक्कन में लगाए जाते हैं। क्लियर बात हो गई? तो आप सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसीडर कर लो भाई, कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीजेज विद कार्बन कंटेंट। तो अगर हम कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस, तो क्या स्ट्रेंथ बढ़ता है। खैर स्ट्रेंथ क्या है इस पर भी डिटेल बात होगी। स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में डिफरेंस है, स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में डिफरेंस है, बात करेंगे, अभी आज के लेक्चर में छोड़ देते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीजेज, हाँ पक्का भाई। जैसे जैसे आप देखते हैं माइल्ड स्टील का ये बना, अगर हाई कार्बन स्टील देखें तो उसका स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट। बात सही है, सही बहु पक्का बता रहा हूं। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं, कार्बन कंटेंट से स्ट्रेंथ बढ़ती है, हार्डनेस भी बढ़ती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और भी प्रॉपर्टीज के लेक्चर में हुआ। तो स्ट्रेंथ बढ़ती है कार्बन कंटेंट में। अगला क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इंक्रीजेज विद कार्बन कंटेंट। ये बड़ी खास बात है। स्टील कोई भी ले लीजिए, हर किसी का स्लोप क्या होगा, स्टार्टिंग का स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और स्टार्टिंग का जो ग्राफ का स्लोप होता है वही आपका स्लोप जो होता है, मतलब ये स्लोप, अब इस स्लोप को क्या कहेंगे, थीटा। थीटा स्लोप है कि टेन थीटा? टेन थीटा स्लोप है। तो स्टार्टिंग का जो स्लोप है वही यंग्स मॉडुलस है, और यंग्स मॉडुलस हर एक स्टील का सेम होता है, चाहे आप कार्बन परसेंटेज बढ़ाएं और चाहे कार्बन परसेंटेज घटाएं। ये बड़ी खास बात है। हर एक स्टील का कार्बन कंटेंट चाहे जो भी हो, जो भी कार्बन कंटेंट हो, इलास्टिक मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होता था। ये बात गलत है। इलास्टिक मॉडुलस इंक्रीज नहीं, कांस्टेंट होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील रिमेन्स अनचेंज विद वेरिएशन ऑफ कार्बन कंटेंट। तो कार्बन कंटेंट को बदलने से आपका यंग्स मॉडुलस अनचेंज रहता है, रिमेन्स अनचेंज। तो ये सही है। 1 and 3, 1 and 3 कहीं है, हाँ डी पार्ट 1 and 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि कार्बन परसेंटेज अगर 0.6 to 0.8% कर दिया तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यंग्स मॉडुलस जो था वही रहेगा, 200 मेगापास्कल, सॉरी 200 गीगापास्कल जो था वही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यंग्स मॉडुलस में कोई चेंज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। थोड़ा आंख खोल के जल्दबाजी नहीं करना है। Which one of the following statement is correct पूछा गया, सही कौन है। If a material expand, ये वर्ड क्या लिखा गया, freely due to heating। अब बताइए हीटिंग की वजह से अगर कोई मटेरियल फ्रीली एक्सपैंड करता है, इफ अ मटेरियल एक्सपैंड फ्रीली इट विल डेवलप। क्या डेवलप करेगा, इट विल डेवलप क्या, कुछ नहीं करे, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। ये वर्ड जो है यही आपको आंसर दे दिया। तो अगर वो फ्रीली एक्सपेंड कर, अरे भाई हम चौड़े होना चाह रहे, चौड़े हो गए,
अब आप जो पतले से जब आप वेल में घुसेंगे, किसी पतले से होल में घुसेंगे, तब स्ट्रेस आएगा, तब बॉडी को बटोरना पड़े। और जब बड़े से पुलिया के अंदर घुसेंगे तो खड़े होके चौड़े होके जाएंगे। जब गुफा में, पतले से गुफा में, तब लेट के, तब स्ट्रेस आएगा। जब कोई कंस्ट्रेंट होगा तभी तो थर्मल स्ट्रेस आएगा, कोई कंस्ट्रेंट नहीं, थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। फ्रीली आप जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ही नहीं। अगला, व्हाट इज द रिलेशनशिप, संबंध के बारे में पूछा गया, बिटवीन द लीनियर इलास्टिक प्रॉपर्टीज, लीनियर इलास्टिक प्रॉपर्टीज कौन कौन, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। हमें चाहिए संबंध ई, जी और के में। ई जी के में हमारे पास है, ई हम अभी रट लिए थे, 2 हम भी कुछ किए नहीं, 1 प्लस न्यू, और ई इक्वल टू हमें पता है 3k 1 माइनस 2 न्यू। ये हमें पता है भाई, वो सिंपल तरीके से पता है, रट डाले थे। तो इससे न्यू, अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इन चारों में न्यू नहीं देखना चाहिए। न्यू बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, आके फूटी जा रही, भगाओ इसको। तो न्यू क्या आएगा, न्यू आएगा ई अपान, यहां से आए क्या आएगा, ई अपान 2g और -1, ये न्यू का मान होगा। अरे भैया इसको नीचे लाओ, -1 ई माइनस 2g। ऐसे यहां से अगर हम इससे पूछे न्यू का मान, तो ये बताएगा ई अपान 3k, ई अपान क्या 3k नीचे हो गया, और फिर क्या आएगा -1 और -1/2। ई अपान 3k इधर, -1 और -1/2 इसका है। तो ये दोनों क्या कर दीजिए बराबर, मतलब ये दोनों रटिए, बाद में इसको भी अभी रटा देंगे। तो खैर इसको जब आप एक बार तो कर लीजिए ना, आप भी चला लीजिए पेन। तो ये क्या आएगा ई अपान 2g -1, और यहां से इक्वल टू आएगा -1/2 और ब्रैकेट में ई अपान 3k -1। न्यू दोनों से निकाला, इससे न्यू निकाला, आया ई अपान 2g -1, इससे न्यू निकाला ई अपान 3k -1 -1/2। तो ये दोनों, फिर इसको और इसको हमने क्या कर दिया बराबर। जब इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, अब आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत शानदार चीजें हैं, आगे बढ़ेंगे उसी में सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आइए, तो यहां से जब हम आगे बढ़े, आगे सॉल्व किए, तो हमें कुछ मिला, देखते हैं क्या मिला। क्या मिला, तो मिला ई अपान 2g -1 इक्वल टू -1/2 ई अपान 3k -1, वही चीज हम कॉपी कर दिए हैं। अब आइए गुणा करते हैं, कुछ करते हैं। ई अपान 2g -2, और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये क्या आ जाएगा -e अपान 3k +1। ये माइनस अंदर से लगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बातें फिर आगे बढ़ गई, तो इसी में हम सब लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सॉल्व करिए, खुद करिए, रटने को तो रट ही लियो, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, सब और बहुत आसानी से रटा जाएगा, एकदम से रटा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब यहां से हम ई वाले पार्ट को 2 कट गया, यहां बचा ई अपान जी, और इधर हम ले आए प्लस ई अपान 3k प्लस ई अपान 3k इक्वल टू 3। अरे 2 उधर गया, 3 हुआ, ये इधर आया, तो ई अपान जी ऐसे हो गया। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान जी प्लस 1 अपान 3k इक्वल टू 3/e, ऐसे लिख सकते हैं। 1 अपान जी, ई को उधर लेके चले गए, 1 अपान जी प्लस 1 अपान 3k प्लस 1 अपान 3k इक्वल टू 3/e, इक्वल टू क्या कर दिए 3/e। बात समझ में, ऊपर नीचे हम 3 से गुणा करते चले जाएं, ऊपर दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने। तो इसी का देखिए, इसी का फॉर्मेट चेंज होता रहता है, फॉर्मेट चेंज होता रहता है। फॉर्मेट पूछा है तो ये 3/g प्लस 1 अपान k, 3 से गुणा करने इक्वल टू 9/e, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊपर नीचे 3, मतलब क्या ऊपर नीचे नहीं, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, तो ये क्या होगा 3/j, और 3 कट जाएगा 1 अपान k, और इधर क्या होगा 9/e। तो ये हो गया 3/g
प्लस 1/k, 3/g, 3/g यहाँ, 3/g यहाँ, तो 3/g प्लस 1/k इक्वल टू 9/e, 3/g प्लस 1/k इक्वल टू 9/e। अब इसी में किसी ने कहा नहीं हमें e का मान बताओ, तो अब फाइनल हम बात 2-3 लिख सकते हैं क्लियर कट, यहां पे मिटा के लिख दे रहे हैं फाइनल। देखिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस जरूर करें, पेन जरूर चलाएं, रटने के लिए तो ठीक है भाई आप रटेंगे, रटना तो पड़ेगा, ये फाइनली रट ले तो बहुत अच्छा भी रहता है। ये सारी चीजें डायरेक्ट रिलेशंस आते रहते हैं, बहुत बार यूपीआर पैनल में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3/g प्लस 1/k इक्वल टू 9/e, ये एक रिलेशन। अब किसी ने कि नहीं 1/k, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/g प्लस 1/3k इक्वल टू 3/e, बात वही यहीं से वो आया है। किसी ने कहा नहीं 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 e का मान बताओ, चलो e का मान, तो आप नोट करते रहिएगा, आगे आप भी प्रैक्टिस कर लें, गुणा भाग थोड़ा इससे तेज भी होगा। आइए अब इसी में हम कहते हैं e का मान बताओ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3k प्लस g अपान 3kg इक्वल टू क्या होगा 3/e। अब यहां से इधर 3 को ले आए तो क्या है उल्ट पलटी मार दे, e इक्वल टू क्या आएगा 9kg, 9 इंटू kg अपान 3k प्लस g। अब यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ, कई बार आया हुआ, 9 kg 9 किलो और नीचे क्या होगा 3k प्लस g, 9 kg अपान 3k प्लस जी, तो E इक्वल टू 9 kg अपान 3k प्लस जी। ये आया अभी अभी देखा आपने 3/g प्लस 1/k इक्वल टू 9/e, और यहां से क्या आएगा E इक्वल टू 9 kg। आप इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं यार, एलसीएम ही लिया है हमने, 3k उधर चला गया, g इधर चला गया, 3 kg 3 इधर आ गया, तो 9 kg अपान 3k प्लस जी, पहले गुणा रहेगा और नीचे एडिशन रहेगा, 9 kg अपान 3k प्लस जी। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, कई बार यूपीआरबीएनएल एक ही पेपर में 2-2 3-3 बार पूछेगा, ये यूपी ट्रिपल एससी 2-2 3-3 बार पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत याद करके रखिएगा, ठीक है। वो आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट ई जी के, तो ई इक्वल टू क्या आ गया था, क्या आ गया था 9 kg अपान 3k प्लस जी, 9 kg अपान 3k, 9 kg कहां दिख, अरे 9 तो सब जगह दिख रहा है, लेकिन 9 kg अपान 3kg, लेकिन k प्लस जी है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो गुणा में ध्यान रखिए 9 kg अपान 3k प्लस जी, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस है, कौन सा स्ट्रेस है, which will increase the length of wire compared to its original length। देखिए यंग्स, अब बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत याद कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है डेल्टा एल अपान एल, कितना मतलब बेसिक बात है, एकदम बेसिक बात है, डेल्टा एल अपान एल, तो E इक्वल टू होता है एक्चुअल में सिग्मा अपान डेल्टा एल अपान एल, और ये सारी चीजें विद इन इलास्टिक लिमिट की बात है, प्लास्टिक में नहीं जाना, ये है, समझ में आ गया ना, कुछ नया नहीं किया है, हुक वाला ला है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही यंग्स मॉडुलस है, और स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। अब आप बताइए अगर चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो जाए, अगर चेंज इन लेंथ, क्या बोला हमने, चेंज इन लेंथ, लेंथ जो कि क्या है डेल्टा एल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ हो जाए, तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, अगर ये बात है तो ये कहेगा तुरंत हम क्या होंगे 1, और जब ये 1 होगा उस समय इज इक्वल टू सिग्मा हो जाएगा कि नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यूनिट स्ट्रेन हो तो स्ट्रेस ही यंग्स मॉडुलस के बराबर होता है। यूनिट स्ट्रेन डेवलप करने के लिए
यूनिट स्ट्रेन डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेस को या डेवलप्ड स्ट्रेस को, अब यूनिट स्ट्रेन आप डेवलप कर रहे हो तो यूनिट स्ट्रेन डेवलप करने के लिए यूनिट स्ट्रेन होने पर डेवलप्ड स्ट्रेस, ठीक है, डेवलप्ड स्ट्रेस ही यंग्स मॉडुलस के बराबर होता है। अब यूनिट स्ट्रेन डेवलप करने का मतलब हो कि चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो जाए, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो जाए। अब फिर पढ़ते क्वेश्चन हमसे जानना क्या चाहते, समझ गए बात ना। द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर इज इक्वल टू द स्ट्रेस फॉर यूनिट स्ट्रेन which will increase the length, which will increase the length मतलब डेल्टा L equal to the original length, same amount of original length, which will increase the length, increase the length का मतलब डेल्टा L पूछा गया तो डेल्टा L equal to the original length, which will increase the length equal same amount of the original length, then strain equal to 0 and डेवलप स्ट्रेस इज इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस एक ऐसा स्ट्रेस है जो यूनिट स्ट्रेन डेवलप करने पर होता है, और यंग्स मॉडुलस एक ऐसा स्ट्रेस है जिसमें फाइन चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या हो जाए, ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो जाए। इसका मतलब स्ट्रेन इक्वल टू 1 हो जाए। बात समझ में? अब कोई पूछे फाइनल लेंथ क्या हो जाए, तो फाइनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ का डबल हो जाए। फाइनल लेंथ क्या हो जाए, ओरिजिनल लेंथ का डबल हो जाए। उसके लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेस ही आपका क्या है, यंग्स मॉडुलस। अगला क्वेश्चन समझ गए सब लोग ना। तो सेम अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ इक्वल टू सेम अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस व्हिच कॉज यूनिट स्ट्रेन, the intensity of the stress which cause unit strain, तो यूनिट स्ट्रेन के समय में E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन, सिग्मा अपान एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन 1 हो जाए तो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस ही यंग्स मॉडुलस की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। तो द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस व्हिच कॉजेज यूनिट स्ट्रेन, यूनिट पर आप अंडरलाइन रखिएगा, यूनिट स्ट्रेन इज इक्वल टू द यूनिट स्ट्रेस। अरे यार यूनिट स्ट्रेन के लिए यूनिट स्ट्रेस नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर वही यूनिट शियर स्ट्रेन कह दे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह दे तो यही पर। अब इसी में ऐसे अगर नॉर्मल स्ट्रेन बोला है तो आप लेंथ ही समझेंगे। अगर ये यूनिट शियर लिख दे, अगर यूनिट शियर तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर यहीं पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक लिख दे, इसी में यूनिट वॉल्यूमेट्रिक लिख दे, यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो आप कहेंगे मॉडुलस बल्क मॉडुलस। तब क्या हो जाएगा, तब आपका होगा बल्क मॉडुलस। तो वर्ड ऐसे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आंसर आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब कितना शानदार बात होता है, एक छोटी छोटी चीजें नया बना देती हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिए और भी ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे। अभी बहुत क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और भी क्वेश्चंस होते रहेंगे। आप बस लोगों तक शेयर करते रहिए, हम आप तक पहुंचते रहें, आपके दिलों में बसे। सुबह 7:30 बजे फिर मिलेंगे। सब तक पहुंचने के खूब आप शेयर करिए, पसंद आई वीडियो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।